हेलो हेलो। पढ़ते नहीं हो, घर पे मेहनत नहीं करते हो। इतना मेहनत से सारा कुछ कराया जा रहा है, पढ़ के नहीं आओगे, घर पे रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। सारा नोट्स पूरा अप टू डेट करके लेटेस्ट अपडेट तक थोड़ा और डीप में पढ़ाई हो रहा है, पहले जो पॉलिटी पढ़ाई होता था। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस दरोगों का एग्जाम, दरोगा या फिर एक आध दो एग्जाम में देखा गया है कि अब आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल के अंदर जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा। केवल ऊपर से ऊपर अनुच्छेद 15 पढ़ लेने से अनुच्छेद 16 नहीं, उसमें भी अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है उसको भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो पिछले क्लास तक अनुच्छेद 15 तक डिस्कशन हो गया है और अभी डिस्कशन आपका चल रहा है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार के बारे में। पीछे से क्लास चल रहा है फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार का भारत के संविधान में दिया गया है, जिसमें से पहले प्रकार के फंडामेंटल राइट्स समता के अधिकार पर भी हम बात कर रहे हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। टोटल 5 अनुच्छेद है, जिससे जिससे कोशिश किया गया है कि समाज में समानता लाने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। तो एक बॉक्स में भी याद रखोगे कि समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इतना बात दिमाग में रहेगा कि 14 से 18 के बीच समता का अधिकार है। क्वेश्चन कहीं से भी आए कि किसकी समानता का, कहीं पे भी बात दिख जाएगी, समानता का अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है और 14 आर्टिकल से बाहर कोई आर्टिकल ऑप्शन में डाला गया तो ऐसे ही वो खारिज हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरह से इसको भी याद रखेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास 14 और 15 काफ़ी बढ़िया से डिस्कशन हो गया है, जिसका वीडियो भी डाला गया है यूट्यूब चैनल पे। 3 फंडामेंटल राइट्स पर भी वीडियो डाला गया है। एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स का, जिसमें मूल अधिकार क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस हुआ है। उसके बाद से एक दूसरा वीडियो डाला गया है जिसमें अनुच्छेद 14 और 12, 13, 14 के बारे में बताया गया है और पीछे वाले वीडियो में पूरा अनुच्छेद 15 डिस्कशन हुआ है। आज के क्लास में हम अनुच्छेद 16, 17 और 18 अपवाद के साथ इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके माध्यम से कहाँ पे समानता लाने के प्रयास की गई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो नेक्स्ट अब इसमें है अनुच्छेद 17 और सॉरी पहला है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में सबसे पहले एक बात तो दिमाग में रखिए कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इसको देखने से लोक नियोजन मतलब सरकारी भर्ती जितनी सारी होगी और वहां पे जो भी अवसर मिलेगा ना राज्य के नागरिकों को, क्योंकि ये सिर्फ राज्य के नागरिकों के लिए, मतलब भारतीय नागरिकों के लिए, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी वहां पे अवसर की क्या होगी, समानता होगी, यानी सबके लिए वो अवसर की क्या होगी, समानता। लेकिन इसके साथ साथ आप भी देखते हैं कि यहाँ पे अवसर की समानता तो नहीं है, यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व की जाती है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, महिला के लिए, जैसे बिहार में तो महिला के लिए सीट रिजर्व है। तो आरक्षण की व्यवस्था भी है। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन या फिर लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। तो एक लाइन में इसको दिमाग में रखिए कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। पहले एक एक लाइन सबका दिमाग में। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 एक लाइन में कोई पूछे तो सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आगे डिटेल उसका है। वैसे ही अनुच्छेद 16 एक लाइन में दिमाग में रखिए कि लोक नियोजन में समानता, क्योंकि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आर्टिकल 16 या लोक नियोजन में समानता, तो आप 16 1 2 3 4 नहीं ढूंढना है, आर्टिकल 16 इसका क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी। तो अनुच्छेद 16 ये व्यवस्था करता है कि लोक नियोजन या सरकारी भर्तियों में क्या होगी, समानता होगी, परंतु ऐसा है नहीं। इसका अपवाद भी है। एससी, एसटी और ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को, ये सब इसके श्रेणी में आते हैं। कोई दिक्कत। अब इसमें टोटल 6 आर्टिकल हैं, 16 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तब 6 आर्टिकल को बारी बारी से देखें। सबसे पहले अनुच्छेद 16(1) में लिखा गया है समानता का अधिकार का ही ये पार्ट है। भारत के प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन मतलब जितना सारा सरकारी रोजगार है या सार्वजनिक रोजगार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सरकारी नियोजन के मामलों में अवसर की क्या होगी, समानता होगी। यानी जो बात 16 में ऊपर हेडलाइन में दिया गया वही लगभग बात 16(1) में लिखा गया है कि राज्य की जितनी सारी सरकारी नौकरी होगी उसमें अवसर की क्या होगी, समानता होगी। और ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, भारत में निवास करने वाले किसी विदेशी को ये प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत।
अनुच्छेद 16(2) भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। अब इसमें क्या कर रहा है, किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास, इनमें से किसी भी आधार पर लोक नियोजन के पद के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में पढ़े थे, 5 ही लिखे थे, उसका बेस जो था जाति, धर्म, मूल, वंश, स्थान, इस तरह से। इसमें टोटल कितने बेस पे दिया गया है? 7 बेस पे दिया हुआ कि इसके आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं होगा। परंतु आपको भी पता है कि जन्म स्थान के आधार पे तो या निवास स्थान के आधार पे तो भेदभाव होता है। उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश के बच्चों को ट्रीट किया जाता है वैसे बिहार के बच्चों को ट्रीट नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार का फॉर्म भरेंगे तो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति फॉर्म भरेगा तो जैसे बिहार के लोगों को सारी रिजर्वेशन और तमाम चीज़ें प्राप्त है वैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है समानता, लेकिन फिर इसका अपवाद भी मिलेगा कि किसी किसी केस में ये थोड़ा सा इधर उधर भी होगा। तो 2 बात समझ गए, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(2). पहला है सरकारी नियोजन में समानता, दूसरा है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ इन 7 बेस पे मूल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पे किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करे। अब छोटा मोटा एग्जामिनेशन, मान लो कि अब पेपर तो आप प्रीवियस ईयर देखते नहीं हो, छोटा मोटा एग्जाम होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि नियोजन में समानता किससे संबंधित है। लेकिन जब वही थोड़ा सा लेवल वाला एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पे दरोगा वरोगा पे पहुंच जाता है तो निम्न में से किसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए इन 7 बातों को भी क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। अदरवाइज सामान्य तो यहाँ से क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बात समझ में आ गया। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16(3) कहता है कि निवास की शर्त संसद कानून के द्वारा किसी विशेष राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र में नियोजन या नियुक्ति के लिए निवास का शर्त निर्धारित कर सकती है। अब ये पावर संसद को दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16(3) कहता है कि किसी स्टेट, जैसे अभी बोले कि उत्तर प्रदेश में अलग व्यवस्था है, बिहार की अलग व्यवस्था है, बिहार के बच्चों के लिए अलग है, यूपी के बच्चों के लिए अलग है। उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर्स की वैकेंसी निकलती है जहां पे बिहार के बच्चों को या दूसरे स्टेट के बच्चों को नहीं लिया जाता है, जबकि बिहार में टीचर की वैकेंसी निकलती है तो अदर स्टेट के बच्चों को भी लिया जाता है। तो ये जो अलग अलग कानून बना हुआ है अलग अलग राज्य के लिए कि कौन सा निवास के आधार पर कैसे नियोजन होगा, ये सारा कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? पार्लियामेंट या संसद को दिया गया है। ये किसी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। बात समझ में आ गया। तो संसद इस पे कानून बनाएगी। राज्य के निवास के आधार पर कोई भेदभाव करती है तो इसके लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो ये था अनुच्छेद 16(3). अब इसमें नेक्स्ट आपको मिलेगा अनुच्छेद 16(4), जहां पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 16(4) व्यवस्था करता है आरक्षण का प्रावधान। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार रखती है यदि वह पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण का प्रावधान मतलब सरकारी नौकरियों में देखा जाएगा। अब यहाँ पे किस बेसिस पे देखा जाएगा, कास्ट बेसिस पे होगा कि इकोनॉमिकल बेसिस पे होगा, ये कोई संविधान में बात नहीं लिखा गया। संविधान में सिर्फ इतना बात लिखा गया है कि सरकार इस बात की निगरानी करेगी, इस बात की जांच करेगी कि किस कास्ट, किस समुदाय का सरकारी नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला, 2000 वैकेंसी था, उसमें से पता चला टोटल मान लो कि बिहार पुलिस में 1 लाख बिहार पुलिस काम कर रही है, जिसमें पता चला कि एक कास्ट समुदाय के 80,000 लोग हैं, एक कस्टम समुदाय के 20,000 लोग हैं और बाकी कास्ट समुदाय के एक भी लोग नहीं है। तो इसको बोलते हैं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, यानी उस कम्युनिटी के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके बेसिस पे अगर किसी कास्ट और किसी ऐसे पिछड़े लोगों को सरकारी भर्ती में अगर मतलब उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो सरकार इनके लिए रिजर्वेशन या फिर आरक्षण की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 16(4), यहाँ तो कोई दिक्कत पर्सन। इवन इसमें एक अनुच्छेद 16(4)(a) भी है जिसमें आपको पदोन्नति या फिर पेंशन, पदोन्नति समझते हो, जो आप क्या बोलते हैं, प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 4(a). ठीक है, उसके बाद भी और एक 4(b) भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो इसमें दिमाग में रखें अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? राज्य अपने नागरिकों का जिसका सरकारी नियोजन में या सरकारी भर्तियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था करे। ये सब किस में आता है? अपवाद में आता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अब इसी को दिमाग में यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मतलब अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ही ओबीसी, सबसे पहले एससी, फिर एसटी और फिर
ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है और सरकारी नौकरियों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमें समझा दिया, हमें समझ लीजिए, बोलो ना जैसा। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता, सरकारी भर्तियों में समानता होनी चाहिए, परंतु अनुच्छेद 16(4) यह भी कहता है कि अगर सरकारी नौकरियों में किसी समुदाय विशेष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब उनका उसमें भागीदारी नहीं है, तो सरकार उनके लिए रिजर्वेशन या फिर आरक्षण की व्यवस्था करेगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देखा कि इनका प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था किया है अनुच्छेद 16(4). कहाँ पे? सरकारी नियोजन। इसलिए जो भी सरकारी भर्ती आती है इसके अकॉर्डिंग वहां पे इसका मतलब क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात ये भी आप सुनते हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था है भारत के संविधान में, आप सुनते हैं कि ये 10 वर्षों के लिए दिया गया था। तो पिछले क्लास में भी हम समझाए थे कि रिजर्वेशन टोटल 3 जगहों पे है। एक सबसे पहले तो विधायिका में है, विधायिका में अगर संसद में जाएंगे तो लोकसभा में SC ST के लिए सीट रिजर्व है। वैसे ही विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे तो विधानसभा में SC ST के लिए क्या है, रिजर्वेशन है। तो इसको 10 वर्ष के लिए शुरुआत में रखा गया था, जिसको बारी बारी से 10-10 साल तक बढ़ाकर लास्ट अभी 2020 में बढ़ाया गया और अगले 2030 तक उसको क्या कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया। बाकी शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन जो अनुच्छेद 15 में पढ़े थे, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो अनुच्छेद 16(4) में पढ़ रहे हैं, इसमें कोई इसकी व्यवस्था नहीं है कि इसको 10 साल के दिए गया है या 5 साल के लिए दिया गया। बात समझ में आ गया? बोलो चाची। तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता, लेकिन अनुच्छेद 16(4) राज्य को अगर ये बात का आभास होगा कि किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो सरकार उनके लिए विशेष व्यवस्था करेगी, और विशेष व्यवस्था में सरकार ने रिजर्वेशन का व्यवस्था किया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, शुरुआत में पहले सिर्फ SC ST के लिए रिजर्वेशन था, बाद में 1990 के बाद OBC के लिए रिजर्वेशन जो 27% रिजर्वेशन है इसको दिया गया। कोई दिक्कत पर्सन? पहली बात। दूसरी बात, जो राजनीति में या पॉलिटिक्स में जो रिजर्वेशन है, राजनीतिक में जैसे बोले कि विधानसभा और लोकसभा में है, तो वो जनसंख्या के अनुपात में है कि SC ST की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या के अनुपात का कितना, अगर 15% है तो लोकसभा में 15%, विधानसभा में अगर 10% है, बिहार विधानसभा में पूरे बिहार में 10% SC की जनसंख्या है तो विधानसभा में भी 10% उनको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि किसी स्टेट में ST की जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या ही नहीं है, तो फिर वहां पे रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है राजनीति में वो किसके बेस पे दिया गया है, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया गया है। ये फिक्स नहीं है कि देना है। जैसे बिहार में देखो तो बिहार में 38 सीट SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है विधानसभा में, लेकिन 1% ही मात्र पॉपुलेशन है या उससे भी कम है शेड्यूल ट्राइब्स का, तो मात्र 2 सीट, 243 में से 2 सीट सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या है, रिजर्व है। तो ये है जनसंख्या के अनुपात में। किसी राज्य में मान लो कि मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे ST की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है। सब राज्य में बराबर होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यहाँ तो कोई समस्या? ठीक है। तो राजनीति वाला जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 10 साल का दिया गया था, बाकी इसके लिए नहीं। और यहाँ पे कोई अनुपात की बात नहीं की गई। जैसे OBC 27% रिजर्वेशन है, लेकिन जनसंख्या में अनुपात तो काफ़ी ज़्यादा है ना। बात समझ रहे हो? तो ये अनुपात पे नहीं है, ये पिछड़ेपन के आधार पे दिया गया। यहाँ तो कोई समस्या? 16 1 2 3 4 समझ गए? बोलो ना जी। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16(5). धार्मिक संस्थाओं में नियोजन के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव की जा सकती है। ध्यान से पढ़िए। अभी बोले कि सार्वजनिक राज्य के नियोजन में या फिर देश का जो नियोजन होगा उसमें समानता। और मान लो कि कोई मंदिर बनता है, उसके लिए सरकार ट्रस्ट बनाती है जिसमें 10 लोगों को एज ए सरकारी व्यक्ति के तौर पे नियुक्त करना है। तो पार्लियामेंट या सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि कोई धार्मिक संस्था है या जो धर्म से संबंधित है वहां पे नियोजन की समानता या नियोजन में भेदभाव कर सकती है। हिंदू ट्रस्ट है तो वहां पे हिंदू लोगों को नियुक्त किया जाएगा, मुस्लिम ट्रस्ट है तो वहां पे मुस्लिम लोग को नियुक्त किया जाएगा, कोई और धर्म का है तो वहां पे उस धर्म का नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 16(5) अपवाद के तौर पे इसकी भी इजाजत देता है कि जितनी भी धार्मिक संस्थाओं में नियोजन होगा, चाहे वो मुस्लिम का, चाहे हिंदू का हो, चाहे क्रिश्चियन, बौद्ध, किसी का भी हो, जो भी धार्मिक संस्थाओं में नियोजन होगा, राज्य इनके साथ भेदभाव कर सकता है। हिंदू मतलब उसमें तो केवल हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, बौद्ध दौलत है बौद्ध, उसमें कोई भेद मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे भी नियोजन में समानता। तो अपवाद के तौर पे एक ये भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
नेक्स्ट अनुच्छेद 16, ये अभी लेटेस्ट जुड़ा हुआ है वर्ष 2019 से। ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे, इकोनॉमिक वीकर क्लास भी इसको बोला जाता है, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे इकोनॉमिक वीकर क्लास, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, 1990 में जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो पहले से 15% रिजर्वेशन प्राप्त था किसको? एससी को, शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन प्राप्त था किसको? एससी को। 7.5% रिजर्वेशन प्राप्त था किसको? एसटी को, शेड्यूल ट्राइब्स को। कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलकर ओबीसी को 1990 में 27% आरक्षण दिया गया। कितना भाई? 27। अब ये टोटल बढ़कर हो गया 49.5%। 1991 के आसपास जो अभी ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया गया है, तो 1991 के आसपास जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस समय भी ये 10% रिजर्वेशन पारित हुआ था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल क्लास के लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे सुनवाई हुआ। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और बोला कि रिजर्वेशन की परसेंटेज 50%, एक लिमिट फिक्स किया कि आप राज्य में जितना भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन ये कंडीशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ये 50% का एक लिमिट फिक्स कर दिया। लेकिन वर्तमान सरकार जो अभी सत्ता में है 2019 में संविधान में ही संशोधन कर दिया। संविधान में अगर लिख दिया कि ईडब्ल्यूएस को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% दिया जाए तो न्यायालय तो उसी के आधार पे काम करेगा ना। न्यायालय किसके आधार पे? न्यायालय का काम है कि कानून जो बना है उसके हिसाब से काम हो। तो कानून बनाकर इन्होंने संविधान में आर्टिकल 16(6) जोड़वा दिया कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिलाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि अब तो संविधान में ही लिखा हुआ है दिलाएगा, तो फिर दिलाएगा। बात समझ में आ गया? तो 10% इनके लिए रिजर्वेशन। बाकी जो SC ST का रिजर्वेशन है, पीछे क्लास में भी बताए थे कि ये जाति के आधार पर दिया गया है, परंतु ये वाला जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के आधार पर 10%, ये आर्थिक आधार पर दिया गया है। ठीक है, आर्थिक आधार पर इसमें बनाया गया है कि जिसका इनकम 8 लाख से सालाना कम हो, या फिर जिनका टाउन में 10 धूर का कोई फ्लैट इससे बड़ा ना हो, ये गाड़ी ना हो, या फलाडेम का कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आपके पास 8 लाख पर ईयर की संपत्ति नहीं है और बाकी जो कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लोग अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नियोजन में उनके लिए भी थोड़ा सा विशेष व्यवस्था, 10% सीटें क्या की गई हैं? रिजर्व की गई। कोई समस्या? ठीक है, तो 10% इनके लिए 2019 से ये प्रावधान किया गया। कोई दिक्कत? ये संविधान में ऐड किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम था 103वां, लेकिन ये बिल आया था 124। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे आपकी बिल क्या होता है, अधिनियम। तो वो वाले लेक्चर जो आपको बताए थे कि बहुमत का प्रकार वाला आप लेक्चर देखेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। एक होता है बिल और दूसरा होता है एक्ट, कानून। एक्ट तो लागू होता है ना, कानून लागू होता है। कानून से बनने का पहले का प्रोसेस है क्या? बिल। ठीक है, तो पहले बिल तैयार होता है, जिस भी मिनिस्ट्री से जुड़ा होता है वो मिनिस्ट्री उस बिल को या विधेयक को तैयार करती है, फिर वो पार्लियामेंट के दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर लगता है, तब वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो जब ये संशोधन बिल रखा गया था पार्लियामेंट में, तो ये 124वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, लेकिन ये जब पारित हुआ तो इसकी रैंकिंग कितनी थी? 103। आप सोच रहे हैं सर ये क्या लॉजिक है? तो बोर्ड पे देखो। अब मान लो कि 5 गो बिल एक ही साथ रखा गया, 1 2 3 4 5, 5 गो बिल लोकसभा में एक ही साथ प्रेजेंट किया गया। इसका नाम दिया गया संविधान संशोधन विधेयक 1, इसका नाम दिया गया 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4 और इसका नाम 5। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब ये चारों पेंडिंग में ही है, तब तक ये 5वां पारित हो गया। तो एक्ट बनना इसमें पहले कौन बना? 5वां। तो इसको बोलेंगे पहला संविधान संशोधन अधिनियम। बाकी 4 को पेंडिंग में है, जैसे जैसे उसकी रैंकिंग के हिसाब से पारित होता जाएगा, इस लिस्ट में वो क्या होता जाएगा? शामिल होता है।
हम ही समझा दिया, हम ही समझ लिए। तो ये बिल रखा गया था 124, लेकिन जब ये पारित हुआ तो 103 के तौर पे ये क्या हुआ, पारित हुआ। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 16(6) ऐड हुआ, जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। कोई समस्या? तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, लेकिन लोक नियोजन में अगर भागीदारी नहीं है उस प्रकार से, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो इसी में रिजर्वेशन या फिर आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। कोई दिक्कत अनुच्छेद 16 से संबंधित? बोलो ना जी सुनो। अब जाके इसको थोड़ा 2-4 बार पढ़ेंगे। अब जो पहली बार पढ़ेगा तो उसको तो दिक्कत होगा ही, लेकिन जगा के 2-4 बार घर पे इसको लिखिएगा, बढ़िया से इसको पढ़िएगा, फिर घटना चक्र से क्वेश्चन लगाओगे, थोड़ा सा उस पर अपना दिमाग चलाओगे, तब ना जाके वो और कंठस्थ याद होगा। तो यहाँ से पढ़ते हो, फिर कॉपी पे आकर दोबारा यहीं खोलते हो, तो कैसे काम चलेगा बताओ? बात समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा बढ़िया से हम मेहनत करके ये सारा चीज बना रहे हैं आपके बढ़िया से पढ़ने के लिए, तो आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे तब ना ट्यूनिंग मिल पाएगा, नहीं तो फिर वो मोहम्मद शाह तुगलक वाला कहानी हो जाएगा। हम आपसे परेशान हैं और आप हमसे परेशान हैं। बात समझ में आ रहा है ना? मोहम्मद बिन तुगलक था ना, नाम सुने होंगे ना, बहुत पढ़ा लिखा, मतलब वो ठीक ठाक पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति शासक उसको माना जाता है। ठीक है, तो चाहता तो बहुत था कि अपना जनता के लिए हम बहुत सारा मतलब वेलफेयर का काम करें, जनता की भलाई के लिए बहुत सारा काम करें, बहुत सारी योजनाओं को भी लाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सारी योजनाओं को उसकी जनता समझ ही नहीं पाई और उसके सारी योजना क्या हो गए, फ्लॉप हो गए। ठीक है, तो जब उसका मृत्यु हुआ तो एक इतिहासकार ने लिखा कि अंततः जनता को शासक से और शासक को प्रजा से या जनता से एक दूसरे से मुक्ति मिल गई, सब लोग क्या हो गए। तो ऐसा ना हो, ठीक है, कि हम जो समझाना चाहे और समझ ही नहीं पाए तो कैसे मामला बैठ पाएगा। हम अनुच्छेद 16 1 2 3 4 5 6 पढ़ा रहे, आपको अनुच्छेद 16 ही नहीं पता है, कैसे काम चलेगा? बात समझ रहे हो ना? तो दोनों तरफ से ट्यूनिंग मिलना क्या है, जरूरी है। इधर ट्यूनिंग नहीं मिलेगा तो हम गा रहे हैं इधर बिरहा, तुम गाओगे इधर होली का गीत, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से, और ऐसा कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं कि नहीं समझ में आएगा। 2-4 बार बैठ के इसको रिविजन करो, अगर घटना चक्र से थोड़ा सा क्वेश्चन वोश्चन एक बार देख लो, कोई पूछ देगा तो उसको बैठा के समझा सकते हो कि आर्टिकल 16 क्या है। लेकिन आप इतना रिस्क काहे के लेंगे, काहे लिए किसी को समझाएंगे? ठीक है, बोर्ड पे देखो आगे। तो अब ये हो गया अनुच्छेद 16 पूरा डिटेल प्रावधान। आगे एक रिजर्वेशन का एक अलग क्लास में डिस्कस हो जाएगा, पूरा रिजर्वेशन से संबंधित अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है भारत में और अभी क्या स्थिति है पूरा रिजर्वेशन का। अलग अलग स्टेट में अभी जो रिजर्वेशन का डिमांड, जैसे हरियाणा में है तो वहाँ पे हरियाणवी लोग डिमांड कर रहे हैं, महाराष्ट्र में है तो मराठी लोग ओबीसी में रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं। आप गुजरात चले जाओ तो पटेल समुदाय वहाँ पे है, वो रिजर्वेशन ओबीसी में रिजर्वेशन का डिमांड कर रहा है। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे कौन कौन सा अपना जजमेंट है और अभी तक सरकार ने इस पे क्या क्या स्टेप लिया है, पूरा रिजर्वेशन का एक अलग क्लास चलेगा जिसमें सारा चीज़ हम डिस्कस करें। यहाँ तक कोई समस्या? अनुच्छेद 16 समझ गए, लोक नियोजन में समानता, लेकिन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था इसमें की गई। नेक्स्ट अनुच्छेद 17। अच्छा, इन सब अनुच्छेद से क्या मिल रहा है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 पढ़े, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं, मतलब वहां पे भी समानता। लोक नियोजन में समानता, सरकारी नियोजन में समानता। ठीक है, आप कहेंगे कि सर आरक्षण है ये समानता नहीं, रेस लाइन पहले सेम बनाया गया, रेस लाइन, कोई यहाँ से यहाँ पे मंजिल है और कोई यहाँ से दौड़ रहा है, नहीं, तो यहाँ से सबको पहले एक रेस लाइन पे लाए, उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। भारत के किसी भी पेपर में पूछे जाने वाला सबसे सटीक आर्टिकल, एग्जामिनर को कुछ नहीं लगता है तो फिर अनुच्छेद 17 चिपका देता है। ठीक है, और काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए इसको बस दिमागी में रखने। छोटा सा आर्टिकल अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए। अस्पृश्यता का अंत या इसी को बोलते हैं हम छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। निषिद्ध, आगे पढ़िए। अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या प्रतिबंध लागू करना कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध, इसमें जो अपराध साबित होगा तो आपको दंड दिया जाएगा, आपको जेल जुर्माना जो भी है उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कोई भी अनटचेबिलिटी, किसी के साथ छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं तो इस कानून मतलब इसका वायलेशन माना जाएगा और आपके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई होगी।
संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई, बोलो ना जी। लेकिन जितनी बातें संविधान में लिखी गई है, अगर सब कुछ बढ़िया से लागू हो जाता तो देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होता। ठीक है, तो कहीं कहीं इसका उल्लंघन भी होता है, लेकिन फिलहाल आपको दिमाग में रखना है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, कोई भी इस पे अगर कोई ऐसा काम करता है, छुआछूत में भागीदार होता है या कुछ ऐसे आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो फिर उसके लिए दंडनीय अपराध की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, इसमें और कुछ बातें हैं। देखिए, इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए अलग से भी कुछ कानून बना है। भारत सरकार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 एक अलग से कानून बना है। इसमें पूरा ये डिटेल दिया हुआ है कि किस किस आधार को हम अस्पृश्यता मानेंगे, और इसके आधार पर कोई भी ऐसा काम करेगा तो फिर अनुच्छेद 17 का वायलेशन माना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बात समझ में आ गया? जिसे बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में संशोधित कर दिया गया। तो पहले ये अधिनियम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसका नाम चेंज कर 1955 में कर दिया गया ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। आगे 1976 में भी इसमें कुछ संशोधन किया गया। लास्ट एक बना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, निवारण मतलब खत्म करना, निवारण अधिनियम 1989 जैसा कानून बनाया गया। और इस आर्टिकल को प्रोटेक्ट किया गया कि छुआछूत का इस समाज से क्या हो, अंत हो, और अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाज से क्या किया जाए, खत्म किया जाए। कोई समस्या? ठीक है, तो अनुच्छेद 17, ठीक है, छुआछूत का अंत। कल भूला मत जाना कि छुआछूत का अंत, बोलो ना जी नो। तो ये सिंपल सा आर्टिकल है, कोई ज्यादा इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18, यह भी समानता का अधिकार। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं क्या होगा, समानता होगा। उपाधियों का अंत, उपाधि, इतिहास पढ़ेंगे ना तब आप उपाधि का मतलब समझेंगे। इतिहास एंसेंट हिस्ट्री में श्री 108 श्री, परम भटनागर, परम महानागर, कुछ ऐसा ऐसा करके बड़ी बड़ी उपाधियां होती थी समाज में। तो मान लो किसी समाज में 2 4 10 आदमी को उपाधि मिल गया हो, सरकार उनको मान्यता दे दी हो, तो इससे समाज में इक्वलिटी आएगा, समानता आएगा? नहीं, वो अपने आप को बड़ा शो करेंगे भाई। बात समझ में आ रहा है? बोलो ना जी सुनो। इसलिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी नागरिक को कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य नहीं देगा। बाकी हम अपने से लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, हम अपने नाम के आगे श्री 1008 श्री लिखे, चाहे 1,08 श्री लिखे, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो आप सेल्फ अपना उपाधि ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 2 4 दोस्त आपका समर्थन कर दे, आपका उपाधि मिल गया। लेकिन राज्य किसी भी नागरिक को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, ये क्योंकि आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, इक्वलिटी लाना है ना। अब किसी को उपाधि दे देंगे तो अलग शोध करने लगेगा। तो उपाधियों का अंत, जिसमें अनुच्छेद 1 कहता है इसके लिए अपराध शैक्षणिक एवं सामरिक उपाधियां दी जा सकती है शिक्षा के क्षेत्र में, और सामरिक जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, ये अलग अलग जो पद होता है सेना के क्षेत्र में, उनके लिए उपाधि दी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो PhD होल्डर है या कोई और ऐसा कोई शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसमें उपाधि दी जा सकती है। लेकिन सामान्य उपाधियों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। इसके साथ साथ डिबेट ये भी उठा कि जो भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है, ये भी तो एक प्रकार का उपाधि है। ठीक है, तो फिर इसका तो अंत नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे ही एक चलते रहा मामला। तो मामला 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। तो 1977 से लेकर 1989 तक इन्होंने इस जितने सारे अवार्ड थे, भारत रत्न और पद्मश्री, इन सारे अवार्ड को कैंसिल कर दिया। बोला कि नहीं, ये इतना झमेला क्यों रहना है, किसी को अब ये दिलाएगा ही नहीं। लेकिन बाद में 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी, फिर दोबारा चालू हो गया भारत रत्न दिलाना और ये पद्म भूषण सब ये प्राइज वगैरह दिलाना। बात समझ रहे हो? फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में बताया कि ये मतलब कोई गलत नहीं है, मतलब इसका वायलेशन नहीं है, ये शिक्षा और ये समाज सेवा के आधार पर ये उपाधि दिया जाता है, तो ये वैलिड माना। लेकिन साथ ही साथ ये निर्देश दिया कि जिसको भी ये मिलेगा, न तो नाम के आगे लगाएगा, न तो नाम के पीछे लगाएगा। अभी नहीं जी किसी को पद्म भूषण मिल गया तो वो अपने नाम का पद्म भूषण श्री फलाना कुमार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये पद्म भूषण, ये भारत रत्न उपाधियां दी जा सकती है, पर बशर्ते कि इसका अपने टाइटल में इस्तेमाल नहीं करना है। कोई व्यक्ति न तो नाम के आगे इसको यूज करेगा, न तो कोई इसको नाम के पीछे इस्तेमाल करे। बात समझ में आ गया? तो उपाधियों का अंत की बात करता है, लेकिन शैक्षणिक और सामरिक उपाधि, सामरिक मतलब सेना के क्षेत्र में उपाधियों के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
तो हम भारत के नागरिक है, भारत का तो उपाधि हमको मिलेगा ही नहीं। कोई दूसरा तीसरा देश भी हमको उपाधि देना चाहे तो वो उपाधि स्वीकार नहीं होगा बिना राष्ट्रपति के परमिशन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 में पढ़ेंगे, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की परमिशन के बाद, नेपाल सरकार हमको कोई उपाधि देना चाहती है तो पहले हम भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार से पहले हम इसके लिए परमिशन लेंगे, तब नेपाल सरकार की उपाधि हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। बात समझ में आ गया? बोलो ना जैसे। तो उपाधियों के अंत, पहला बात है कि सामरिक और शैक्षणिक उपाधियां दी जा सकती है। भारत का कोई भी नागरिक कोई भी विदेशों से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करे, कोई दिक्कत। दूसरा, कोई व्यक्ति मतलब भारत में निवास कर रहा है जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक नहीं है, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पे रहते हुए भारत सरकार में कोई काम वाम कर रहा है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करे। मतलब भारत में कोई, मान लो कि ब्रिटेन का कोई व्यक्ति यहाँ पे निवास कर रहा है तो भारत का नागरिक तो नहीं है, यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है या भारत सरकार के किसी लाभ के पद पे कुछ इस तरह से काम कर रहा है, ब्रिटेन सरकार उसको उपाधि देना चाहती है तो भारत का संविधान इसकी भी मनाही कर रहा है, बोला कि लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, पहले भारत सरकार या राष्ट्रपति से पहले परमिशन ले लीजिए तब आपको उपाधि मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो कोई भारत में निवास करने वाला विदेशी भी किसी दूसरे देश से उसके कोई उपाधि लेना है तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति का परमिशन क्या है, आवश्यक है, उसके परमिशन के बाद ही आपको उपाधि मिल सकती है या लिया जा सकता है। यहाँ तक कोई समस्या? नेक्स्ट, अनुच्छेद 16(4), भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, वेतन, पद या स्वीकृति नहीं करेगा। मतलब कोई इस प्रकार से कोई भी चीज उसको स्वीकार नहीं करेगा बिना राष्ट्रपति के परमिशन से। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग सब पुरस्कार वगैरह दिया जाता है, वहाँ के स्टेट का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया जाता है, बोलो ना जी, अलग अलग उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता है। सब वो किसके, तो खुद ही सरकार है, तो सरकार का अभी तो लिखा है ना राष्ट्रपति के परमिशन के बाद से ऐसा हो सकता है, तो फिर वो एज इट इज कंटिन्यू रहता है। ये था आपका अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो ये था 14 से लेकर 18 तक किसका अधिकार भाई, समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, 15 सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत। बिहार पुलिस टाइप का इतना ही क्वेश्चन, मतलब 5 को बस शॉर्टकट में याद रखिए। फिर उससे टॉप लेवल पे जाना है तो फिर इसके अंदर की बात याद रखिए, और टॉप पे जाना है तो और डिटेल में इसकी बात दिमाग में रखिए। मतलब बीपीएससी और यूपीएससी लेवल पे जाना है तो और डिटेल में, बाकी इस पे सुप्रीम कोर्ट का कौन कहाँ पे कैसे केस है उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिए। कौन से संशोधन के द्वारा क्या कब ऐड किया गया वो सारा चीज़ आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो तो बताइए। ये था आपका किसका अधिकार भाई, समता का अधिकार। अब नेक्स्ट इसके बाद अधिकार है जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल जो मेंशन है वो आपको मेंशन है अनुच्छेद 19 से लेकर 22, जिसमें सबसे तगड़ा जो अनुच्छेद है उसका नाम है अनुच्छेद 19। अब इनके अंतर्गत टोटल 6 अनुच्छेद अभी वर्तमान में है। ठीक है, पहले तो अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ है, 19(1) में इसके तहत सभी प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नीचे फिर इसका 19(1)A, 1B, 1C, 1D, E, F और G तक लिखा हुआ है। ठीक है, जी में आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 19(1) जी में संपत्ति का अधिकार, जिसको संविधान से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन वर्तमान में अभी ये 6 प्रकार का अधिकार आपको संविधान के तहत दिया हुआ है। 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, E, F और G तो खत्म कर दिया है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जी। 19(1) में लिखा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1A, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और ये आपका क्या है भाई, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स की विशेषता में ही बताया गया था
कि जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा क्या है, परिवर्तनीय है। इसका मतलब पता है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है फंडामेंटल राइट्स, इसका क्या अर्थ है? 2 ही 2.5 लोगों को पता है भाई, अब बताओ। उल्लंघन होगा तो ठीक है। महान आत्मा है सब इतना जल्दी भूल जाता, भी मौलिक अधिकार खत्म भी नहीं हुआ तो पीछे वाला एक लाइन निकाल दिया सब दिमाग से, रिवीजन ही नहीं करता है सब घर। कितना भी हम पढ़ा ले घर पे, जब तक भरपूर उसका रिवीजन नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं लगाओगे दिमाग में, वो सेट नहीं होगा। ठीक है, अभी पहला स्टेप है क्लास को अभी पढ़ रहे हो, उसके बाद से इसको रिवीजन करना, क्वेश्चन लगाना, टेस्ट देना, वो सब अभी सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज है। वो वहां तक जाओगे तब जाके कंप्लीट होगा। बात समझ में आया? तो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार की विशेषताएं में लिखे थे कि इसकी एक खास विशेषता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे अपना दरख्वास्त लेकर पहुंच जाएगा कहां पे? 32 के तहत वो पहुंच जाएगा कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत वो 32 के तहत वो डायरेक्ट जा सकता है कहां पे? अब जब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेगा कि इस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं। अगर जैसे ही लगेगा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तुरंत राज्य को आदेश देगा। किसको भाई? राज्य। आधा लोग तो राज्य भूल गए। राज्य मतलब अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा ली गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पार्लियामेंट, विधानमंडल, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, नगर पालिका या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी लोग काम कर रहे हैं, ये सब लोग क्या है? राज्य। बात समझ में आ गया? तो अनुच्छेद 32 कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो आप उसके ऊपर केस दायर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य को आदेश देता है कि इनके मौलिक अधिकारों को क्या किया जाए? लागू किया जाए या बहाल किया जाए। इसको बोलते हैं कि ये न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय। आपको नहीं मिलेगा तो न्यायालय उसको दिलवाएगा राज्य से बोलकर। ये इसकी सबसे खास बात है। संविधान में केवल मौलिक अधिकार दे देना बड़ी बात नहीं है कि अवसर की समानता होगी, लोक नियोजन में समानता होगा, ये समानता होगा, वो समानता होगा, और वो समानता मिले ही नहीं तो फिर उसका कोई मतलब है? नहीं मतलब है। इसलिए संविधान बनाने वालों ने एक अलग से उसको पाने के लिए एक अलग से अनुच्छेद ऐड किया, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार का रिट, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। आप रिट दायर करते हैं और न्यायालय उसको क्या करता है? फुलफिल करवाता है। पहली बात। दूसरी बात, विशेषता में भी लिखे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिला हुआ है वो सीमित मतलब असीमित नहीं है। राज्य उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, यानी सरकार उसको होल्ड कर सकती है, सरकार उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। नेक्स्ट एक विशेषता ये भी पढ़े थे कि जो भी मौलिक अधिकार मिला हुआ वो अनलिमिटेड नहीं है। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी बोले आप और सुबह सुबह उठकर पड़ोसी को उल्टा सीधा बोले और बोले कि नहीं अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 में बोलने की स्वतंत्रता। बोलो ना जी। तो इसका अपवाद भी बनाया गया है। राज्य देश की एकता, अखंडता, इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर इसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी आपके ऊपर। या ये फंडामेंटल राइट्स वहीं तक प्राप्त हुए हैं जहां तक किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। नहीं तो जैसे ही किसी और के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो फिर आपके ऊपर क्या हो जाएगा? कार्रवाई हो जाएगा। बात समझिए। आगे सब इसको अपवाद के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब इसमें 3 चीजें आता है अभिव्यक्त करने के लिए। बोलने की स्वतंत्रता इसी में आता है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में इसी में आता है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अब अभिव्यक्त करने का एक माध्यम लिख के भी आप अपने विचार को, क्या मान लीजिए जो बोलने वाला नहीं है तो लिख के अपना विचार अभिव्यक्त करेगा, तो लिख कर उसको इशारों में अभिव्यक्त करना चाहे तो इशारों में अभिव्यक्त करेगा। बोलो ना जय सुनो। मान लो कोई बोल नहीं सकता है, कोई लिख नहीं सकता है, तो क्या करेगा? इशारों में समझाएगा। मान लीजिए कि गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, उसको लिख भी नहीं सकता, फिर भी उसके कुछ विचार आ रहे हैं, तो क्या करेगा? इशारों में समझाएगा। बोलो ना जी सुनो। तो पहले में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखेंगे इसको आगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा अनुच्छेद 19(1)(b), बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार। क्या बोले हैं? 2 बात पहले दिमाग में रखो। बिना हथियारों के,
दूसरा बात शांतिपूर्वक, अशांतिपूर्वक नहीं, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मान लो कि मिंज स्टेडियम में एक सभा करना है हमको, तो पहले तो सरकार से परमिशन लेंगे ना। अब 2-4-5 लोगों का मीटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कोने में जाके मीटिंग हो जाएगा। लेकिन मान लो कि 1000-2000 लोगों को मिंज स्टेडियम बुलाना है, टेंट उंट फला ढिमका लगेगा, सारा व्यवस्था, तो पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना होता है। जो भी रैली वगैरह जो भी होता है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। सरकार मतलब आप जो एप्लीकेशन देंगे परमिशन के लिए अपने पुलिस थाने में, तो उस एप्लीकेशन की जांच की जाती है, ठीक है, कि उसमें कितना भागीदार होंगे, कौन से लोग होंगे। फिर गाइडलाइन बताती है पुलिस कि इस चीज़ को फॉलो करना है, यहाँ पे ये व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे ये व्यवस्था होना चाहिए। फिर कितनी भीड़ होगी इसका अंदाज़ा लगाकर सरकार 2-4-5 कांस्टेबल भेजती है वहाँ पे भीड़ को मैनेज करने के लिए। फिर अगर मान लो कि टाउन से आपका कोई रैली निकल रहा है तो टाउन के उस रूट को सब पुलिस खाली करा कर रखती है कि पब्लिक को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक अलग गाइडलाइन जारी होता है कि इस रूट को इतना बजे से इतना बजे तक बंद, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज का अधिकार कब है? जब शांतिपूर्वक सभा करने का और ये सब अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे में शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। इसका सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ कोई ग्रुप आपको बनाना चाहे तो पहले में बोल लिए, दूसरा में मीटिंग कर लिए। अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(b). अब अनुच्छेद 19(1)(c) कहता है कि कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता। मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता हमको दी गई है, सभा करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अब कुछ लगता है कि 220-50 लोग हमसे मोटिवेट हो गए, हमको एक ग्रुप, एक संघ बना लेना है, तो इसके लिए भी संविधान हमको स्वतंत्रता देता है। 200, 250, 300 लोगों को पकड़ कर वो संघ बना देंगे, लक्ष्य सिविल सर्विसेज संघ, बोलो ना जी, और वो संघ काम करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गया? तो जितना सारा ये हनुमान सेना, ये बजरंग सेना और जितना संघ ये सब बना हुआ है, ये सब अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत इन सबका फंडामेंटल राइट है संघ बनाने का अधिकार। कोई दिक्कत परेशानी? अनुच्छेद 19(1)(d) कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। जहां पे भी भारत का अपना टेरिटरी है वहां पे सभी जगहों पे आवागमन की स्वतंत्रता, कोई इसको आपको रोक नहीं सकता है। देश के किसी भी क्षेत्र में, आपको कन्याकुमारी जाना है, भारत का हिस्सा है, कन्याकुमारी जाइए, धूमधाम से जाइए, कोई नहीं रोकेगा। जम्मू कश्मीर जाना है, धूमधाम से जाइए, अभी फिलहाल मत जाइए, अभी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको अरुणाचल जाना है, अरुणाचल जाइए, लक्षद्वीप जाना है, लक्षद्वीप जाइए, अंडमान जाना है, अंडमान जाइए। जहां पे भी भारत का अपना टेरिटरी है वहां पे आवागमन की पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्रता है। वहां पे कोई उसको रोक नहीं सकता है। महाराष्ट्र में पहले ये बाला ठाकरे वगैरह वगैरह की सरकार हुआ करती थी, आज से 10 साल पहले 2008-9 में। ये सब बिहार यूपी के लोगों को वहां पे आने नहीं देते थे, मतलब बाद में उसको भगाने लगे। सब लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, भाई ऐसे कैसे भगा सकते हैं? पूरे भारत में कहीं पे भी आवागमन की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे उल्लंघन करेगा पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, महोदय न्याय करिए, और न्याय करने के लिए न्यायालय बैठा हुआ है, ठीक है। तो पहला में बोल लिए, दूसरा में सभा कर लिए, तीसरा में संघ बना लिए, तो चौथा में प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। आराम से पूरे भारत में कहीं पे भी आइए जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 1(e), भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसका अपवाद नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो आपको लगता है कि भाई बिहार में रहना ठीक नहीं है, तो यहाँ से घर द्वार बेच दीजिए और जाइए मुंबई में वो 2 BHK का फ्लैट ले लीजिए, आराम से वहीं पर निवास कर जाइए। मुंबई की सरकार ये मना नहीं करेगी कि आप बिहार के हैं, कहाँ यूपी आ गए मुंबई में, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं हमको अंडमान निकोबार द्वीप में, तो कोई दिक्कत नहीं, घर द्वार बेच के चल जाइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो फ्लैट खरीद लीजिए, वहीं पर रहिए आराम से। रोज बंगाल की खाड़ी की लहरें देखते रहिए, कभी तेज साइक्लोन आएगा तो उधर ही रह जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तो अनुच्छेद 1(e) पूरे भारत में कहीं पे भी निवास करने या बस जाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता दी, इसको कोई मनाही नहीं कर सकता। जैसे अभी गुजरात में केस हुआ था, सूरत वगैरह के क्षेत्र से बिहार यूपी के मजदूरों को भगाए जाने लगा, तमिलनाडु में ऐसा देखने को मिला था। कहाँ रह तो देखे सुने थे कि नहीं? तो वहां से भगाया जा रहा था, सारे लोग न्यायालय पहुंच गए। ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? पूरे भारत में एक तो घूमने की स्वतंत्रता है और साथ ही साथ पूरे भारत में कहीं पे भी निवास करने की स्वतंत्रता है, बस जाने की भी स्वतंत्रता है। तो कोई राज्य सरकार कैसे आपको भगा सकते? पॉसिबल ही नहीं है। मामला न्यायालय में गया, न्यायालय तुरंत इस पे राज्य को आदेश दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन दीजिए जितने लोगों को जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, सबसे लड़िए। बोलो ना जी, नो। नेक्स्ट छठा है अपनी जीविका चलाने के लिए 1(f), अपनी जीविका चलाने के लिए
कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, जीविका चलाने के लिए कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता। और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता मतलब ये मत समझिए कि अब यहाँ पे एलसीएस बंद करके हम लोगों को सुई देना चालू कर दें। पेशा चुनने का हम ये नहीं ना चुन सकते हैं कि नहीं हम मेडिकल शॉप खोलेंगे, हम दवाई का दुकान चलाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर डिग्री चाहिए ना, तब ना दवाई का दुकान चलाएंगे। नहीं तो जानते हैं ये नहीं, दवाई का पता चले जितना स्वतंत्रता नहीं बहाल कर रहे उतना लोग चला गया ऊपर। तो जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। मान लो जीविका चलाने इन द सेंस कि मान लो कि हम कोई ठाकुर जाति से वो कोई और काम करना चाहे तो उस हिसाब से मना नहीं, लेकिन जहां पे डिग्री मांगी गई है कि नहीं ये डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे कोई भेदभाव नहीं, सॉरी डिग्री मांगी गई है तो वो तो होगा तभी आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कृषि का आपको सामान बेचना है तो पहले कृषि का मतलब आपका एग्रीकल्चर से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि कोई किसान आया 1 बीघा में उसको गेहूं लगाना था और आपको पता नहीं कि गेहूं कौन सा लगाना था, जो नहीं जमने वाला बीज था वही दे दिए, 1 बीघा उसका जमीन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। ऐसा होता है ना भाई, इतना मेहनत से सोचा था कि 1 बीघा गेहूं लगाएंगे, फसल बढ़िया होगा, बेच बाच के ये होगा, फला ढिमका होगा, पता चला उसके गेहूं में दाना ही नहीं आए। इसलिए कुछ के लिए सरकार ने पूरा प्रॉपर व्यवस्था की है, इसके लिए सर्टिफिकेट, तो उसको फुलफिल जो करता है फिर वो आगे कंटिन्यू करता है। अदरवाइज कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता 19(1)(f) ऐसी व्यवस्था करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत पड़ सकती है। तो ये 6 आर्टिकल है। सबसे पहले बोलना, उसके बाद से सभा करना, उसके बाद से संघ बनाना, उसके बाद से घूम घूम कर प्रचार करना, फिर दूसरे स्टेट में स्टेबल हो जाना, और उसके बाद से स्टेबल हो गए तो वहीं पे कोई काम धंधा ढूंढ के काम चालू कर दीजिए, बस हो गया 6 आर्टिकल। बोलो ना जैसनो। तो जाके अच्छा, इसके अनुच्छेद 16 में जो रिजर्वेशन बताए थे उस रिजर्वेशन में योग्यता के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो SC ST OBC है तो उसमें योग्यता के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है कि अगर BPSC का फॉर्म निकला है तो जनरल भरेगा, जिसका ग्रेजुएशन होगा OBC इसको भर देगा 12th पे ही, और SC ST इसको भर देगा 10th पे भी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। योग्यता के बेस पे सब कोई क्या है? इक्वल है। जो योग्यता मांगा गया है वही रहेगा, ठीक है। बाकी पर्याप्त वहां पे नहीं है तो उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। कोई समस्या? ठीक है। तो अभी तक इस क्लास में बात हो गया अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19। 16, 17, 18 का तो वो स्लाइड दिख रहा है, सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट करके नोट्स में लिख देना है। टेलीग्राम पे इसको सेंड कर दिया गया है, ठीक है। उसी से हम इसको डाउनलोड करके यहाँ पे चिपका रहे थे, ठीक है। और ये अनुच्छेद इसको भी बना के भेज देते हैं, घर पे जाके इसको लिख लीजिए। 19 तक लिख कर कल पहुँचिए, आगे चर्चा जारी रहेगा। 20, 21, 22 कल डिस्कस होगा, 23, 24 5 आर्टिकल कल डिस्कस होगा। बोलो ना जी, सुनो। अस्पृश्यता का अंत कितने में है? 17 में, भूल मत जाना। ओके, धन्यवाद।